नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तक्षशिला यूके में। नेक्स्ट क्लास हमारी क्लास नंबर 3 जो सीरीज़ हम लोगों ने चलाई, आप लोगों का बड़ा प्यार, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आप मन लगा कर पढ़ना इस सीरीज़ को। इस सीरीज़ बहुत ही लाभदायक होगी हम सभी के लिए, आपके लिए। और आप जैसे जो दोस्त, आपके भाई बहन होंगे, छोटे भाई बहन जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उनके लिए भी ये सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी। तो जीएस की एक बड़ी समस्या को हम लोग सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर लगा रहे होंगे या आपने कोई पेपर देखे होंगे, तो उन पेपर्स में आपने एक चीज़ देखी होगी कि जिन सवालों को मैंने टच किया अभी तक, वो आपको पेपर में देखने को मिले होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। क्लास नंबर 3 यानी कि ज्योग्राफी और हिस्ट्री आज पढ़ेंगे हम लोग। तो जहाँ ज्योग्राफी में छोड़ा था उसी को आगे लेके चल रहा हूँ। देखिए, उसमें लास्ट मैंने एक चीज़ बताई थी आप लोगों को कि अगर मैं इसे भारत मान लूँ तो मोटे तौर पे, या मैं ऐसा कह सकता हूँ, इसे छोड़ दीजिए, कि भारत का ये वाला पॉइंट यानी, और ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ, आप जानते ही हैं कि नॉर्थ में इंद्राकोल है, यहाँ पे गोहारमोता है गुजरात, ये केविथू है, और ये यहाँ पे कैप कमोरिन है। तो अगर मैं यहाँ दूरी की बात करता हूँ, यानी कि उत्तर से दक्षिण दूरी कितनी है, भारतीय विस्तार कितना है, तो वो 32-14 किलोमीटर। ठीक है, ध्यान रखना है, 32-14 किलोमीटर, यानी कि 3214 किलोमीटर नॉर्थ टू साउथ। वेस्ट टू ईस्ट विस्तार कितना है, ये बेटा 29-33 किलोमीटर है। पिक्चर क्वालिटी बेहतर रखना, ठीक है। 32-14 और 29-33 किलोमीटर, ये दोनों विस्तार आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं आगे लेके चलता हूँ। उसमें विस्तार रह गया था लास्ट क्लास में ना। देखो, इसके अलावा देखो, मैं डिटेल में जब ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो वहाँ चर्चा करूँगा, लेकिन अभी मोटे मोटे तौर पे मैं बताता हूँ कि मानक समय रेखा, ठीक है, मानक समय रेखा, मानक समय रेखा जो है वो कितने डिग्री पे है बेटा, वो 82.5 डिग्री ईस्ट पे। ठीक है, ये ध्यान रखना, 82.5 डिग्री ईस्ट, ठीक है, पूरब में। इसके अलावा ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। देखो, यहाँ डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, बाकी मानक समय रेखा पे एक पूरी प्रॉपर क्लास लगाता हूँ मैं 30, 40, 35 मिनट की, लेकिन यहाँ केवल उतनी बातें जान रहे हैं जो पेपर के लिए सीधी सीधी है और पेपर को तुरंत समझने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ से पकड़ते हैं। ठीक है, तो ये मानक समय रेखा जो हमारी इंडियन स्टैंडर्ड या IST जो टाइम है आप देखते हैं, तो वो 5 राज्यों से होकर गुजरता है। वो कौन कौन से 5 राज्य हैं, वो यूपी है, यूपी के बाद MP। देखिए, आपको सीधा सीधा याद रखना है, यूपी के बाद MP के बाद आपका सीधा जाएंगे छत्तीसगढ़ के बाद ओडिशा, और ओडिशा के बाद सीधा आंध्र प्रदेश। ठीक है, 5 राज्य से गुजरती है। शुरुआत कहाँ से होती है, यूपी की। देखिए, कुछ लोगों के मन में ये सवाल होता है यूपी ही क्यों। देखो, अगर मैं आपसे कहूँ कि जब हमने देशांतरी विस्तार देखा तो हमारा देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट था, यही तो था। तो अगर मैं इसमें देखूँ कि हम लोगों ने, अगर आप अंतर देखोगे तो लगभग 30 डिग्री का अंतर आता है। और यहाँ पे क्या होता है कि 1 डिग्री के हिसाब से 4 मिनट बढ़ जाता है। और अगर मैं देखूँ कि 30 डिग्री पे कितना अंतर आ जाएगा, 120 मिनट का अंतर आएगा, यानी 2 घंटे का अंतर आ जाएगा यहाँ गुजरात में और इधर इधर आपका अरुणाचल प्रदेश में। इसी चीज़ से बचने के लिए बीच से हमने एक रेखा खींची जो कितना है, वो लगभग 82.5 डिग्री के आसपास है। और ये जो शुरुआत होती है इसकी यूपी से होती है, और यूपी का जो इलाहाबाद है, प्रयागराज है, उसका जो मिर्ज़ापुर है, मिर्ज़ापुर से लाइन जाती है। ठीक है, मिर्ज़ापुर प्रयागराज, वहाँ से लाइन ड्रॉ होती है। ठीक है, ध्यान रखना, वहाँ से गुजरती है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मानक समय रेखा ध्यान रखना है। ठीक है, 5 राज्यों से गुजरती है, 5 यहाँ पे देखना। इसके अलावा देखो, मैंने बताया था कि भारत का संबंध किससे है, कर्क रेखा से है। कर्क रेखा कितने पे होती है, 23.5 डिग्री नॉर्थ होती है। देखो, ये गड़बड़ नहीं करना वो ईस्ट है या नॉर्थ है, क्यों, क्योंकि अगर मैं पृथ्वी की बात करूँ तो इसके अकॉर्डिंग ये 0 डिग्री है, तो यहाँ भारत है, तो ये 82.5 डिग्री माना जाता है। ठीक है, और यहाँ अगर 0 डिग्री है तो कर्क रेखा यहाँ पे है, तो ये कितना माना जाता है, 23.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप लोगों को, कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ है, और कर्क रेखा भारत से गुजरती है, और भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, कितने, 8 राज्यों से गुजरती है। और वो 8 राज्य कौन कौन से, उसके लिए आप लोग सीधी सीधी ट्रिक याद रख सकते हैं कि मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार।
ठीक है। मी से बनेगा मिज़ोरम, त्र से बनेगा त्रिपुरा। देखो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर हम लोग इसे डिटेल में पढ़ते हैं ना कर्क रेखा को, तो मुझे ये सब चीज़ें कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि हम लोग मैप पे काम करते हैं, और मैप अगर एक बार देख लें कौन कौन सा राज्य कहाँ पे है तो डिटेल में मकाम हो जाता है। प से पश्चिम बंगाल, र से बनेगा राजस्थान, ग से बनेगा गुजरात, म से बनेगा मध्य प्रदेश, छ से बनेगा छत्तीसगढ़, और झार से बनेगा झारखंड। ठीक है, तो ये आपके 8 राज्य बन जाएंगे, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, ये राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है हमारी कर्क रेखा। और एक टिप के रूप में लिख लेना कि भूमध्य रेखा 13 देशों से होकर गुजरती है। ठीक है, रख लेना, बस इसे दिमाग में रख लेना। कई बार ना पेपर में पूछ लेता और बच्चे बेहोश हो जाते हैं कि भैया भूमध्य रेखा कितने देशों से गुजरती है, 13 देशों से गुजरती है। बस इतनी बात ध्यान रखना। ठीक है, मैं आगे बढ़ जाऊँ इसमें। आप लोग, मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे अच्छे नोट्स बना रहे होंगे। देखिए, आपके जो छोटे भाई बहन हैं या ऐसे लोग जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा हम लोग अवसर पैदा कर रहे हैं कि आपको आर्मी के लिए ना स्पेशल बैच देखने को मिलेगा हमारे चैनल पे। जल्दी हम उसका अनाउंसमेंट कर देंगे। तो आप जो लोग आर्मी का सपना जिन लोगों का है, वो आर्मी में बिल्कुल वंचित नहीं रहना यार, मेहनत करेंगे और आर्मी में जाएंगे। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। देखो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, मैं 2-3 चीज़ें बताता हूँ आपको। जैसे भारत है, भारत और श्रीलंका है। मैप में आप जानते ही हैं कि भारत के नीचे छोटा सा टुकड़ा जो समुद्र के रास्ते दिखता है वो श्रीलंका दिखता है। श्रीलंका और भारत के बीच में क्या है? सबसे पहले पाक जल संधि, ये ध्यान रखना। या इसे पाक स्टेट बोलते हैं, या इसे आपका आप कह सकते हैं कि पाक जल संधि, पाक स्टेट, या आपकी पाक की खाड़ी। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, पाक की खाड़ी भी बोल देते हैं। देखो कई बार बच्चे गलती कर बैठते हैं, जैसे पाक जल संधि दिखाया तो सीधा सीधा ऑप्शन नंबर ए मिलता है, भारत व पाकिस्तान, तो लोग उसका आंसर करके आ जाते हैं। गड़बड़ नहीं करनी। पाक जल संधि किसके बीच है? भारत और श्रीलंका के बीच है। इसी के बीच में आपको एक द्वीप देखने को मिलता है जिसे बोलते हैं पंबन द्वीप। सीधा पेपर में देखने को मिलता है कि पंबन द्वीप किन 2 देशों के बीच है। एडम ब्रिज, जिसे हम लोग एक तरीके से राम सेतु भी कह सकते हैं। ठीक है, ये वहाँ देखने को मिलेगा। यहीं पे आपका रामेश्वरम है, और इसके अलावा मोस्ट इम्पोर्टेंट मन्नार की खाड़ी। ठीक है, मन्नार की खाड़ी। तो ये सब चीज़ें आपको श्रीलंका के साथ देखने को मिलेंगी। बहुत बार बच्चे गलती करते हैं कि मन्नार की खाड़ी किन किन देशों के बीच पड़ती है, पंबन द्वीप कहाँ पड़ता है। तो ये आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। और पाक जल संधि पेपर में बहुत परेशान करने के लिए दिया जाता है कि पाक जल संधि किन 2 देशों के बीच है, और बहुत बड़ी गलती करके आते हैं बच्चे। ठीक है, दूसरा भारत व इंडोनेशिया देखिए, भारत एवं इंडोनेशिया। देखो भारत एवं इंडोनेशिया के बीच में अगर मैं आपसे बात करूं तो भारत के अंदर एक द्वीप है जिसे हम बोलते हैं आपका ग्रेट निकोबार द्वीप, और इंडोनेशिया में सुमात्रा द्वीप। ठीक है, भारत में ग्रेट निकोबार और ये सुमात्रा द्वीप है, सुमात्रा द्वीप। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा। और इन द्वीपों को एक तरीके से ग्रेट चैनल बोलते हैं या महान चैनल बोलते हैं, महान या ग्रेट चैनल। ठीक है, पेपर पे सीधा बनता है ग्रेट चैनल किन 2 देशों के बीच है और कौन कौन से द्वीप यहाँ पे शामिल है। तो ध्यान रखना, भारत और इंडोनेशिया यहाँ पर शामिल होते हैं। इसके अलावा अगला मैं अगर बात करूँ तो भारत और म्यांमार, भारत एवं म्यांमार, इनके बीच एक कोको द्वीप है म्यांमार में, जिसे कोको स्टेट बोलते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, म्यांमार के अंदर कोको द्वीप है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? कोको स्टेट भी बोलते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मैंने बताई, 3 चीज़ें। ठीक, इसके अलावा देखो अगर मैं आपको बताता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट चैनल्स के बारे में यहीं पे, तो ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में सीधा सवाल मिलेगा मेरे प्यारों, बिल्कुल सीधा सीधा सवाल देखने को मिलेगा, गड़बड़ नहीं करनी हमें बिल्कुल भी। ठीक है, देखिए अगर मैं आपसे कहूँ कि एक तरीके से आपने भारत देखा था, भारत का ये वाला हिस्सा, यहाँ जो शुरुआत हो रही है वो 8 डिग्री 4 मिनट से हो रही है। देखिए होता क्या है कि अगर मैं ये 0 डिग्री मानूँ और ये 1 डिग्री मानूँ, तो इसके बीच में भी क्या होता है, 60 छोटे छोटे मिनट होती है, 60 छोटी छोटी लाइनें होती हैं। यानी कि 0 से 1 डिग्री जो बीच की दूरी है अगर हम देखते हैं वो 111.2 किलोमीटर की होती है। और वही 111.2 किलोमीटर वाला जो एरिया है
उसी एरिया में 60 अलग अलग हिस्से होते हो। अगर मैं इसके 60 हिस्से करूं तो यानी कि 1 मिनट की वैल्यू 1.853 किलोमीटर आती है और इसी को बोलते हैं नॉटिकल माइल। ठीक है, क्या बोलते हैं? समुद्री मील या नॉटिकल माइल। यानी कि बीच में 60 टुकड़े होते हैं, 60 छोटी छोटी लाइनें होती हैं, मिनट की लाइनें होती हैं, इसलिए इससे क्या बोल रहे हैं? 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, आगे समझना बात को मेरे। अगर मैं बात करूँ तो 8 डिग्री तो कहीं नीचे रहा होगा या नहीं? ये 8 डिग्री रहा होगा। ऊपर चलूँ तो ये कहीं 9 डिग्री रहा होगा या नहीं रहा होगा? ठीक है, ये 8 डिग्री और ये 9 डिग्री रहा होगा। अब देखो थोड़ा सा ध्यान रखना, नीचे जो इधर देश पड़ता है वो आपने देखा था कि वो मालदीव पड़ता। ठीक है, तो ये 8 डिग्री पे क्या पड़ता है? नीचे मालदीव। और हमारा जो इधर पड़ता है वो पड़ता है लक्षद्वीप, और लक्षद्वीप और बीच में पड़ता है मिनिकॉय। तो अगर मैं आपसे कहना चाहूं कि जो 8 डिग्री चैनल है वो किसे किसे अलग करता है, तो वो भारत को अलग करता है किसके? मालदीव से। ध्यान रखना, भारत और मालदीव के बीच। और भारत में भी बात करना चाहो तो ये मिनिकॉय वाला एरिया, यानी लक्षद्वीप के भी 2 हिस्से हैं, एक लक्षद्वीप और मिनिकॉय। ऐसे 9 डिग्री चैनल वो किसे किसे अलग करता? वो लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता। दो मतलब हैं लक्षद्वीप का हिस्सा, लेकिन पूछा जाएगा आपको पेपर में, सीधा सवाल बनता है कि लक्षद्वीप को अलग करने वाले चैनल को क्या बोलते हैं? वो 9 डिग्री चैनल होता है, ये लक्षद्वीप को अलग करता है और ये लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच से गुजरता। ध्यान रखना, एक चैनल है हमारा 10 डिग्री चैनल, जो आपको ध्यान रखना है। 10 डिग्री चैनल जो आप अंडमान निकोबार देखते हो ना, उसके बीच से गुजरता है और अंडमान और निकोबार को अलग करता है। ध्यान रखना, अंडमान और निकोबार को अलग करता है। तो आपने देखा 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल वो क्या करता है? अंडमान निकोबार को अलग करता है। एक यहीं पे ध्यान रखना, माहिम क्रीक। माहिम क्रीक क्या होता है? ये एक पतली सी नालिका होती है जो कहाँ पे है? अगर भारत में पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो वो मुंबई में है। ठीक है, आपको सीधा दिमाग में रखना है कि माहिम क्रीक कहाँ पे है? वो मुंबई के अंदर है, सीधी सीधी बात है। इसके अलावा आपको डंकन पास ध्यान रखना है, डंकन पास। ठीक, ये जो अंडमान निकोबार वाला इलाका है उसी में आपको एक डंकन पास मिलेगा। डंकन पास का मतलब एक तरीके से हम कहना चाहें तो समुद्री मार्ग की बात करते हैं, समुद्र का रास्ता। ठीक है, जहाँ से पानी बहता है और आदमी वहाँ से जा सकता है तो उसे पास बोला जाता है। तो डंकन पास आप सीधा सीधा बताएंगे जो आपका दक्षिणी अंडमान है और जो लघु अंडमान है उसके बीच, दक्षिणी व लघु अंडमान के बीच, दक्षिणी व लघु अंडमान के बीच। ठीक है, डंकन पास मिलेगा। तो ये मोटी मोटी बात आपने जानी, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, माहिम क्रीक, डंकन पास। ठीक है, ये मोटा मोटा आप जानिए, उसे आगे बढ़ाते हैं। देखो अब इसके बीच में हमें जो देखना पड़ेगा वो क्या है इंपॉर्टेंट बात इसमें, ज्योग्राफी में 1-2 बातें और देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमें क्या देखना है इसमें? ठीक है, थोड़ा सा मुझे बताना आपको पुडुचेरी के बारे में, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल होता है। आपने पौंडीचेरी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पुडुचेरी बोलते हैं। पुडुचेरी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों में फैला। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना, 3 राज्यों में फैला है, 3 राज्यों में फैला। और यहाँ से कई बार पेपर में सवाल आता है, इवन जो मेंस के पेपर भी होते हैं ना, पीसीएस वगैरह में, वो यहाँ से सवाल करता है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल करता है कि 3 राज्य कौन कौन से। ठीक है, सवाल क्या पूछते हैं कि कौन कौन से वो 3 राज्य हैं। कभी पूछेंगे कि बताओ 3 में से कौन एक नहीं है, या 3 के अलावा जो इसमें शामिल नहीं है, वो इस तरीके से पूछते हैं। तो इसका पहला एरिया होता है कराईकल। कराईकल जो है वो तमिलनाडु में है। एक है यनम या यानम, ये कई बार दिमाग में घूम नहीं आता, तो इसलिए कई बार मैं बच्चों को याद करने के लिए कहता हूँ कि यानम मतलब सनम, और सनम क्या है? वो अंधा है, वो सुनता ही नहीं, दिल की बात ही नहीं समझता, क्या करे। ठीक है, तो इसलिए दिमाग में रख सकते हैं यनम या यानम, वो आंध्र प्रदेश है। एक बचता है आपका तीसरे वाला पार्ट जिसे बोलते हैं माहे, माहे केरला में। ठीक है, यानी कि अगर आप मैप को देखोगे, मैप में मोटे तौर पर अगर मैं कहूँ तो ये वाला एरिया आपका केरला, ये तमिलनाडु और ये वाला एरिया आपका आंध्र प्रदेश। तो तीनों इलाका जो है वो ये तीनों राज्य में पड़ता है। तीनों को ध्यान में रखना, पेपर में पूछते हैं कि किस किस के अंदर वो है और किस किस के अंदर नहीं। तीनों ध्यान रखना है, तमिलनाडु। और देखिए मैं आपको बता दूं कि पुडुचेरी जो रहा है वो आपका फ्रांसीसियों के अधीन रहा है 138 साल तक, और इसके साथ ही लगभग इस पर जो इनकी फ्रांसीसियों की अधीनता खत्म हुई थी वो 1 नवंबर 1954 के आसपास जो है वो इनकी
अधीनता खत्म हुई थी, या मैं कह सकता हूँ कि भारत संघ में इसका विलय कब हुआ था? इसका विलय भारत संघ में वो 1 नवंबर 1954 के आसपास हुआ था। किसका? पुदुचेरी का। ठीक है, ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है। गोवा 61 आप सभी जानते हैं। इसके अलावा बच्चे बहुत गलती करते हैं LOC और LAC में। LOC और LAC, लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि नियंत्रण रेखा, नियंत्रण या नियंत्रक रेखा कह सकते हैं। LOC, LAC होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, यानी कि वास्तविक नियंत्रण रेखा। ठीक, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वास्तविक नियंत्रण रेखा। तो ये ध्यान रखना, LOC LAC। LOC किस किस के बीच है? वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच है, यानी कि जो हमारी सीमा है उसी को हम LOC बोलते हैं। जो पाक अधिकृत कश्मीर है वहाँ पर जो देखने को मिलती है, और पाकिस्तान इस लाइन को ना वैध नहीं मानता। LAC क्या है? वो भारत और चीन के बीच है, मोटा मोटा ध्यान रखिए। सियाचिन के अंदर, जो कश्मीर के अंदर चीन ने कब्जा रखा ना हिस्सा, अक्साई चीन जिसे बोलते हैं, वो उसके बीच में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आप, दो चीज़ें LOC LAC। और आपने देखा था भारत चीन के बीच मैकमोहन रेखा भी है। ठीक है, और उनके बीच आप देखते हैं रेड क्लिफ रेखा भी है। तो आपने इतनी सारी बातें यहाँ पर देखी। तो ये रही आज की ज्योग्राफी की बातें। जितनी बातें मैंने बताई उन्हें बड़े इंपॉर्टेंट तरीके से देख लेंगे। अब दूसरा पार्ट देखते हैं। लास्ट क्लास में जो हिस्ट्री में आप लोगों को पढ़ा रहा था, देखो जितनी बातें मैंने बताई हैं उसे ज़रूर देख लेना अच्छे से। आप गलती नहीं करोगे, पेपर में सवाल बनेगा, 100% बनेगा यहाँ से ना। देखो हिस्ट्री वाले पार्ट में मैं आपसे बात कर रहा था, कहाँ पे? वो सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर बात कर रहा था। वहाँ मैंने कुछ चीज़ें बताई थी, कुछ चीज़ें आज करते हैं। इसके बाद सिंधु घाटी में इससे ज़्यादा बात नहीं करूँगा मैं। ठीक है, पहली चीज़, सिंधु घाटी सभ्यता में जो व्यापार होता था, देखिए व्यापार करने के लिए आपको, जैसे आजकल अभी आप जाते हो तो 5 रुपये लेके जाते हो, कोई कुरकुरे का पैकेट ले आते हैं। उस समय वो मुद्रा की व्यवस्था तो थी नहीं, तो क्या करते थे? वस्तुओं का लेन देन चलता था। उस सिस्टम को बोलते थे बार्टर सिस्टम। ठीक है, क्या बोलते थे? वस्तु विनिमय, वस्तु विनिमय, या इसी चीज़ को बोलते थे बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम। ठीक है, वस्तु विनिमय या बार्टर सिस्टम बोलते थे। ठीक, इसके अलावा व्यापार करने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट प्रसिद्ध बंदरगाह था लोथल। आप सभी जानते हैं ना, प्रसिद्ध बंदरगाह क्या था? वो था आपका लोथल, इंपॉर्टेंट बंदरगाह था। इसके अलावा अगर धर्म की बात करते हैं यहाँ से, तो कोई भी धर्म का प्रतीक चिन्ह नहीं मिलता, यानी कि कोई मंदिर नहीं मिलता, मस्जिद नहीं मिलता। लेकिन मोटे तौर में अगर मैं आपसे कहूँ तो आप ये कह सकते हैं, आप इस चिन्ह को तो जानते ही होंगे, इसे क्या बोलते हैं? स्वास्तिक चिन्ह बोलते हैं, है ना। आपने डिटेल में इस चीज़ को देखा होगा, घर परिवार में अपने देखा भी होगा। स्वास्तिक चिन्ह बोलते हैं, ये मिलता है, और ये सूर्य की उपासना का प्रतीक है। ठीक है, सूर्य की उपासना का प्रतीक, यानी वर्शिप ऑफ सन, सूर्य की उपासना का प्रतीक। एक बार मैं एक अंग्रेज से मिला जिसका नाम रूही था। ठीक है, अंग्रेजनी थी एक, मैं उससे मिला तो मैंने उससे पूछा कि क्या आपने गॉड को देखा? ठीक है, डू यू सी गॉड, या ऐसे कहिए कि देखा है, डिड यू। ठीक, क्या आपने ईश्वर को देखा है? मैंने पूछा रूही से, तो रूही ने कहा हाँ देखा। मैंने कहा कहाँ कह रहे? सूर्य को। तो सूर्य को भगवान की स्तुति माना जाता है, सूर्य को भगवान माना जाता है। तो आप ध्यान से देखिए, हमें भी सूर्य से मिलना चाहिए, और आप देखिए उनसे ही हमें एनर्जी मिलती है। और अगर हम खाने की बात करते हैं ना, तो हमें सब कुछ खाना चाहिए, केवल हीट, या एक तरीके से मैं आपसे कहूँ एनर्जी, अग्नि फूड के लेवल पर अगर हम बात करें तो हम लोग कहते हैं ना कि हम लोग केवल पृथ्वी का ज़्यादा वहन करते हैं, हम लोग अर्थ से उगी हुई चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, तो वो पृथ्वी है। लेकिन अग्नि का भी हमें इस्तेमाल करना चाहिए, यानी कि थोड़ा सा सनलाइट जरूर लेनी चाहिए हम लोगों को। इसलिए कहा जाता है कि सूर्य से पहले उठ करके सुबह प्रातःकाल घूमिए, और जो मॉर्निंग का जो गोल्डन पीरियड है ना, उसे मिस मत करिए। आप लोग भी बिल्कुल भी मिस करिए, उठ करके अग्नि का पान जरूर करिए। ठीक है, तो स्वास्तिक चिन्ह मिलता है, इसमें सूर्य की उपासना का प्रतीक वहाँ देखने को मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर मैं आपसे यहीं पे बात करता हूँ, तो अगर अंतिम संस्कार की बात करूँ, यहाँ से कहीं कहीं ना एक बार सवाल पूछ लिया जाता है, अंतिम संस्कार।
तो अंतिम संस्कार की बात यह है कि देखिए यहाँ तीनों तरीके का संस्कार मिलता है, यानी कि आप देखोगे तो दाह संस्कार भी मिलता है जो हिंदू रीति रिवाज से मिलता जुलता है, पूर्ण समाधिकरण भी मिलता है यानी कि इस्लाम धर्म से जुड़ा हुआ मिलता है समाधिकरण, और एक आंशिक समाधिकरण भी मिलता है जो पारसी या जो इस तरीके के लोग होते हैं उनसे जुड़ा हुआ मिलता है। इसके अलावा देखिए यहाँ से जो इम्पोर्टेंट सवाल जो बनता है वो ये बनता है कि यहाँ युग्म समाधिकरण भी मिलता है। युग्म समाधिकरण का मतलब क्या है कि एक साथ एक ही समाधि में दो लोगों का या दो कंकाल दिखाई देना, तो युग्म समाधिकरण देखने को मिलता है। देखिए एक बार पूछ लिया गया था कि ये युग्म समाधिकरण है वो कहाँ से मिलता है। देखो ज़्यादा साक्ष्य नहीं मिलते हैं, लेकिन एक बार साक्ष्य या एक कब्र मिलती है कहाँ से, कालीबंगा से, और 3 मिलती हैं कहाँ से, लोथल से। तो आप ध्यान रखना कि कालीबंगा से युग्म समाधिकरण मिलता है 1 और लोथल से मिलता है 3। तो ये ध्यान रख लेना बस, कालीबंगा और लोथल, ठीक है। इसके अलावा जब ये दफनाते होंगे वहाँ सबको तो वो NS यानी कि नॉर्थ साउथ, उत्तर दक्षिण दिशा में दफनाते थे। एक दिशा जरूर ध्यान रखनी है, कई बार पेपर में पूछते हैं उत्तर दक्षिण दिशा में इसको दफनाया जाता रहा होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए। मैं थोड़ा सा ज़रा मार्कर में इंक विंक डाल लूँ। इसके अलावा क्लास आपकी ठीक चल रही है, मेहनत करते रहिए देखिए भाई, और उम्मीद है कि चीज़ें बदलेंगी, बेहतर हो जाएंगी। आप और हम इस बार सिलेक्शन लेकर आएंगे। इसके अलावा अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा है ज़रूर वीडियो से, तो आप शेयर ज़रूर कर दीजिए यार, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, चैनल को बढ़ाइए और लोगों तक रीच बढ़े हम लोगों की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे बढ़े। देखो इसमें इम्पोर्टेंट बात और क्या है कि अगर हम यहाँ की लिपि देखें, सिंधु घाटी लिपि को, तो लिपि एक तरीके से ना वो अभी तक पढ़ी नहीं गई है, अज्ञात मानी जाती है, ठीक है। लिपि क्या मानी जाती है, अज्ञात मानी जाती है। लेकिन यहाँ ध्यान रखना, कभी कभी क्या करते हैं पेपर में पूछते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी, तो ऑप्शन में अज्ञात नहीं होता। अब अज्ञात नहीं होता तो क्या करेंगे, तो ध्यान रखना वहाँ ऑप्शन में आपको मिलेगा चित्रात्मक। क्या मिलेगा, चित्रात्मक मिलेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या रहेगा, अज्ञात। अगर अज्ञात नहीं मिलता है ऑप्शन में तो क्या मिलेगा, चित्रात्मक मिलेगा, ध्यान रखना। अगली बात देखिए, लिपि की तुलना ब्राह्मी लिपि से करी गई है, ठीक है। ये भी दिमाग में रखना कि सिंधु घाटी लिपि की तुलना ब्राह्मी लिपि से करी गई है। वो किसने करी थी, अलेक्जेंडर कनिंग ने, अलेक्जेंडर कनिंग। और ये कौन है, भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक, भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक। ये भी पेपर में सवाल आया था भैया कि अलेक्जेंडर कनिंग ने करी है, तो ये ध्यान रखना, 2-3 बातें जो मैं आपको बता दूँ, ठीक। इसके अलावा देखिए इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, वो ये है, देखिए अमूमन नहीं पूछता है लेकिन फिर भी दिमाग में घेर देता हूँ मैं, क्योंकि कभी कभी ना सिंधु घाटी सभ्यता से पूछा जा सकता है, यानी कि इसकी सीमाओं के बारे में कभी कभी पूछ लेते हैं कि सीमा कहाँ कहाँ तक फैली है या क्या है, तो थोड़ा सा देख लीजिए। देखो इसको अगर हम देखें तो ये तो आप जानते हैं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ऊपर जो फैली है वो मांडा तक, चनाब नदी की तट तक, चनाब नदी मांडा, ठीक है। नीचे अगर देखेंगे तो दैमाबाद, दैमाबाद, ठीक है, महाराष्ट्र के आसपास का एरिया दैमाबाद। यहाँ एक नदी पड़ती है परवरा नदी, इधर एक हिंडन नदी पड़ती है, हिंडन नदी के पास आलमगीरपुर पड़ता है, मेरठ वाला हिस्सा है आलमगीरपुर, और ये हिंडन नदी। और इधर पड़ता है सूतका गेंडोर, ठीक है, एक जगह पड़ती है सूतका गेंडोर, ठीक है, सूतका गेंडोर पड़ता है और सूतका गेंडोर में पड़ता है। और यहाँ पे जो नदी है उसका नाम है दास्क नदी, ठीक है, दास्क नदी। तो सिंधु घाटी सभ्यता को आपको देखना है, चारों सीमाएं, तो पूर्वी सीमा आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पे है, उत्तरी सीमा मांडा चनाब नदी, सूतका गेंडोर दास्क नदी और दैमाबाद परवरी नदी। तो ये 3-4 चीज़ें आपको इसमें ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। इसके अलावा देखो अगर मैं इसमें आगे बढ़ता हूँ आप लोगों को लेकर के सिंधु घाटी सभ्यता के बीच में, तो एक यहाँ से इम्पोर्टेंट सवाल ये बनता है कि कहाँ कहाँ से कौन कौन सी मूर्तियाँ जो है वो हमें देखने को मिलती। तो सबसे पहले मोहनजोदड़ो को देखते हैं, इम्पोर्टेंट है। और देखिए मोहनजोदड़ो के 1-2 नाम देखने को मिलेंगे आपको, जैसे इसे मृतकों का टीला बोलते हैं, यहाँ बहुत लोगों की मृत्यु हुई होगी इसलिए मृतकों का टीला। इसके अलावा एक इसका नाम मिलेगा प्रेतों का टीला या भूतों का टीला, भूतों या प्रेतों का टीला।
इसके अलावा सिंध का मरुस्थल किसे बोलते हैं, ये भी मोहनजोदड़ो को बोलते हैं सिंध का मरुस्थल। देखो एक बात का ध्यान रखना, जितनी चीज़ें बता रहा हूँ ना बहुत अनुभव से लाई गई हैं, ठीक है। तो देखो एक एक चीज़ को ना आप ध्यान रखना, बहुत ही मेहनत से करी गई हैं। आप इसे बिल्कुल भी निष्फल मत करना यार, ठीक है। ईमानदारी से पढ़ना और अपने छोटे भाई बहन जो भी जीएस यानी कि एक तरीके से फाउंडेशन कोर्स भी करना चाहते हैं ना किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो उसके लिए बेस्ट क्लास रहेगी ये लोग, ठीक है। तो ज़रूर बताना उसे। तो देखो मोहनजोदड़ो के 3 अलग अलग नाम मैंने बताया आप लोगों को। इसके अलावा देखो यहाँ से कौन कौन सी चीज़ें मिलती है। पहला मिलता है विशाल स्नानागार, विशाल स्नानागार यानी कि स्विमिंग पूल। वहाँ का एक सार्वजनिक स्विमिंग पूल है, एक तरीके से धार्मिक अनुष्ठानों के लिए इसका इस्तेमाल करता होगा, और जो पूजा वगैरह करते होंगे सामूहिक रूप से वो सब इसके अंदर करी जाती होगी। दूसरा क्या है, पुरोहित राजा मूर्ति, पुरोहित राजा मूर्ति यानी कि राजा या पुरोहितों की मूर्ति देखने को मिलती है। अच्छा आप लोग गूगल करना इस चीज़ को ना कि पुरोहित राजा मूर्ति, और वो मूर्ति जब सामने आएगी तो उसकी तुलना प्रेजेंट किस पॉलिटिशियन से करी जा सकती है। और अगर आप कर पाए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैंने क्या कहा कि पुरोहित राजा मूर्ति मोहनजोदारो से जो मिली है उसे गूगल करना और उसकी तुलना वर्तमान में किस राजनीति में व्यक्ति जो है पॉलिटिशियन है उनसे करी जा सकती है, वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आप लोग, ठीक है। तीसरा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा वो नर्तकी की मूर्ति है, यानी कि डांस करती हुई नर्तकी की मूर्ति है। इस पर बड़ा बवाल चल रहा है आजकल। पहली चीज़ कांसे की मूर्ति है। दूसरी बात, इससे एक सवाल पेपर में देखने को मिला था। सवाल क्या था कि इससे पूछा गया था, इसकी ऊंचाई पूछ ली गई थी, और शायद आप में से भी बहुत सारे लोग अगर ऊंचाई पूछ बैठूंगा ना तो बेहोश हो जाएंगे। और ये पेपर में आया था, ध्यान रखना, ऊंचाई पूछी गई थी, वो कितनी है 10.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। कितनी है 10.5 सेंटीमीटर। बेहोश हो जाते अगर ऊंचाई पूछ लेते। विवाद क्या चल रहा है कि सभी मूर्ति की तुलना ना एक ऐसी मूर्ति एक और किसी घर से मिली है, यानी कि नर्तकी की मूर्ति में 3-4 चीज़ें देखने को मिली। ये तो मिली थी ये मोहनजोदारो से, इसके अलावा वहाँ के कुछ बर्तन वगैरह मिले हैं कुछ मिट्टी के, उनके ऊपर वही मूर्ति की चित्र इस तरीके से देखने को मिला है, और एक के घर से एक और देखने को मिली है। तो ये तुलना करी जा रही है कि ये शायद माता पार्वती की मूर्ति है। कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं, कुछ लोग इसे नर्तकी की मूर्ति बता रहे हैं, तो अभी सही क्लियर नहीं है, इस पर बड़ा डिबेट चल रही है, ठीक है। चौथा है यहाँ पे विशाल धान्यागार, विशाल धान्यागार यानी कि ग्रेट ग्रेनरी। एक तरीके से आप विशाल धान्यागार में आप देख सकते हैं कि वहाँ क्या करते हैं, सामूहिक रूप से रखते होंगे चीज़ों को छिपा विपा के। तो ये बाद में भी बहुत सारी जगह देखने को मिलता है। तो मोटे तौर पे 4 चीज़ें आपको मोहनजोदाड़ो से ध्यान रखनी है, विशाल स्नानागार, पुरोहित राजा मूर्ति, नर्तकी की मूर्ति और विशाल धान्यागार, 4 चीज़ें। और एक चीज़ आपको जो ध्यान रखनी है वो है हड़प्पा। हड़प्पा से मिलती है मातृ देवी की प्रतिमा। मातृ देवी जो उनकी प्रकृति देवी रही होंगी उनकी प्रतिमा देखने को मिलती है, क्योंकि उनके पेट से पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है, यानी कि प्रकृति की पूजा करते थे ये लोग और उसे बड़ा अपना मानते भी थे। तो ये ध्यान रखना है। इसके अलावा देखो आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी कि अगर क्षेत्रफल के अनुसार मैं वहाँ का कालक्रम देखूँ उनके नगरों का, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है मोहनजोदारो, MHD के ध्यान रखना है, ठीक है। हड़प्पा, धोलावीरा और कालीबंगा, ठीक है। मोहनजोदारो, हड़प्पा, धोलावीरा और कालीबंगा, यानी कि ये कौन सा कर्म है, ये वो कर्म है कि क्षेत्रफल के अनुसार उनके जो शहर थे उस समय के सिंधु घाटी सभ्यता के वो किस कर्म में। मोहनजोदारो सबसे बड़ा है, उसके बाद हड़प्पा है, धोलावीरा, कालीबंगा। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ा शहर कौन सा है, वो आपका मोहनजोदारो है, ठीक है। मूवी भी बनी थी, ऋतिक रोशन साहब ने बढ़िया फिल्माया था उसने, देख सकते हैं आप लोग। लेकिन अभी नहीं, पहले पेपर को देखना है, वीडियो। और एक बड़ी बहुत सुंदर सूचना है, उस पर मैं वीडियो भी बताऊंगा आप लोगों को। वो क्या है कि हो सकता है कि आपको जल्दी ही यूके SSSC में और आपको वैकेंसी मिल जाए। क्यों? क्योंकि अभी यूके SSSC ने सरकार को एक पत्र भेजा और उस पत्र में ये कहा गया है कि हम लोग तैयार हैं, कृपया करके आप लोग अब जो भी वैकेंसीज़ आपने UPSC को दी थी अब हमें वैकेंसीज़ दीजिए, हम अपने काम को लेकर के तैयार हैं। और सरकार ने ये कहा है कि जो 3 पेपर आपको दिए हैं, जो सचिवालय रक्षक, एक आपका वन दरोगा और आपका वीडियो वीपीडीओ, ये री एग्ज़ाम हम लोग एक ट्रायल के रूप में ले रहे हैं कि अगर आपने अच्छे से ये करा दिए तो फिर आपको आगे मौका मिल जाएगा, आपको फिर लगातार वैकेंसीज़ आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके की खबर है, यानी कि जल्दी ही नई वैकेंसी आएंगी, तो आप ध्यान रखना। तो इसमें आपको 2-3 बातें और ध्यान रखनी है। पहली कि सिंधु घाटी का समाज कैसा था। देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये मात्र सत्तात्मक था बेटा, यानी कि अगर आप देखोगे
तो एक मोटे तौर पर मैं आपको ये कह सकता हूँ कि यहाँ महिलाओं का बहुत ज़्यादा सम्मान, देवी वगैरह आप देखोगे तो इसलिए क्या है, मात्र सत्तात्मक समाज रहा। इसके अलावा इनका अगर मुख्य खेल देखोगे तो मुख्य खेल क्या था, प्रमुख खेल वो था लूडो यानी कि पासा। और तीसरी चीज़ जो ध्यान रखनी वो ये ध्यान रखनी है कि यहाँ के लोगों को जो लोहा है, लोहे का ज्ञान नहीं है, लोहे से क्या है, अपरिचित है। ठीक है, लोहे से क्या है, लोग अपरिचित है, लोहे का ज़्यादा ध्यान रखते नहीं है। और देखो सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल जो है उसका नाम है राखीगढ़ी, जो कहाँ पे है, हिसार हरियाणा में। और किस नदी के तट पे है, घग्गर नदी के तट पे। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। यानी कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा जो स्थल है वो क्या है, उसका नाम है राखीगढ़ी, घग्गर नदी के तट पे, और ये हरियाणा के अंदर है। एक इसके अलावा मैंने आपको बताया था वहाँ जो नगर विन्यास की पद्धति हमने बताई थी वो कैसी है, वो एक तरीके से जाल पद्धति है, नगर विन्यास की पद्धति। इससे क्या होता है कि यहाँ की जो सड़कें हैं, सड़कें कैसी हैं, वो चौड़ी और सीधी हैं। पेपर में सीधा सवाल बना था एक बार कि वहाँ की सड़कें कैसी हैं, चौड़ी व सीधी। ठीक है, ध्यान रखना, सिंधु घाटी सभ्यता की सड़कें कैसी हैं, चौड़ी व सीधी हैं। यहाँ का मुख्य व्यवसाय अगर मैं कहूँ आपको, मुख्य व्यवसाय यानी एक तरीके से यहाँ के लोग व्यापार पर बहुत ज़्यादा निर्भर करते थे, व्यापार करते थे। लेकिन मुख्य ताकत क्या थी यहाँ की, हिंदू घाटी सभ्यता की मुख्य ताकत थी कृषि। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, मुख्य ताकत कृषि और जो मुख्य व्यवसाय वो क्या था, वो व्यापार था। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखेंगे। आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी। और देखिए, अगर आपने पहली या दूसरी क्लास नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर के उसे देखिए और अच्छे अच्छे नोट्स बनाइए और ईमानदारी से मेहनत करिए। जल्दी ही मैं आप लोगों के साथ प्रीवियस ईयर भी शेयर करना शुरू करूँगा कि पेपर में कौन कौन से सवाल आए हैं। खासकर जिक्र करेंगे यूके ट्रिपल एससी के बड़े एग्जाम्स का, जो एग्ज़ाम यूके ट्रिपल एससी ने खुद लिए हैं या यूके पीएससी ने लिए, उन सबको कंपाइल करने की कोशिश करूँगा और आपको प्रीवियस ईयर को भी लेकर के आऊँगा मैं आपके सामने। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे अगली क्लास में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेहनत करते रहिए, अपने सपने हमें साकार करने हैं। जय हिंद।